वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फ़ासलाती तालीम लर्निंग एंड टीचिंग इक्तिसाब व तदरीस का मज़मून PDF है, जिससे पहले कि अभी मैंने इसके फ़र्स्ट यूनिट का करा दिए हैं और सेकंड यूनिट के भी कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। आज का जो मेरा है वो थर्ड है इंटेलिजेंस से। तो इंटेलिजेंस के सेक्शन को हम देखते हैं, जो कि हमारा स्टार्ट होता है आज इंटेलिजेंस का। तो यहाँ से तो उससे पहले हम इंटेलिजेंस के थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस के सिलेबस में जो पॉइंट आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके आ जाएंगे। तो जो कंपोनेंट्स आज आपके आएंगे वो है 2.3 एंड 2.4। 2.3 देख लेते हैं, इंटेलिजेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ। इंटेलिजेंस मीन्स ज़हानत, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट का जो तस्वूर है वो आ जाएगा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी ज़हानत कितने प्रकार या कितने अक़साम के होते हैं। थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, ज़हानत की जो थ्योरी हैं वो आ जाएंगी। 2 फैक्टर थ्योरी आ जाएगा आपका, मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड गिलफर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट यानी गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल की जो थ्योरी दिया है उसके रिलेटेड आज हम जानेंगे। और 2.4 में एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन, एटीट्यूड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स, इन चीज़ों को आज हम ओवरऑल रिव्यू करेंगे। तो चलिए हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आज का जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है ज़हानत यानी इंटेलिजेंस। देखते हैं इसको पढ़ के कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ज़हानत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर लोग ज़हानत का मतलब तलबा की कामयाबी से लगाते हैं। वो लोग कहते हैं कि किसी मज़मून में हासिल नंबरात ही ज़हानत की निशानदेही करता है। डिक्शनरी लफ्ज़ों में ज़हानत को इक्तिसाब और अमल पज़ीरी की सलाहियत से तस्वुर किया जाता है। क़दीम यूनानी फ़लसफ़ी मानते थे कि ज़हानत में इंसान के तमाम शऊरी अमाल शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ज़हानत के मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम ज़हीन मानते हैं, लेकिन डिक्शनरी में जो इसका मतलब है कुछ नया करना या किसी कोई सलाहियत अपने अंदर पैदा करना, इस तरह की बातें मानी जाती हैं। अब गोया कि ये देखते हैं क़दीम यूनानी फ़लसफ़ी जो कहते हैं कि ज़हानत में इंसान के तमाम शऊर शामिल होते हैं। शऊर बोले तो सेंसेस जितने हैं वो ज़हानत में आपके शामिल हो जाएंगे। जो इंसान ज़हीन होगा उसके अंदर जितने सेंसेस हैं यूज़फुल वो सारे के सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, तालीमी नफ्सियात ज़हानत की तारीफ़ एक अलग अंदाज़ में करता है। यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं एक्सपर्टीज़ वो उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। बोरिंग ने एक थ्योरी दिया है या एक डेफिनेशन इसको डिफ़ाइन किया है 1923 में। ज़हानत की तारीफ़ इस तरह वो करते हैं, ज़हानत वो है जिसकी जांच ज़हानती टेस्ट से करते हैं। गोया कि ये कह रहे हैं कि ज़हानत उसे कहते हैं जिसको हम किसी जहन के ज़रिया या किसी इंटेलेक्चुअल पावर के ज़रिया ही कि जिसको हम जांच सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये हो गया। अब फ्रीमैन के अकॉर्डिंग देखते हैं फ्रीमैन क्या कहते हैं ज़हानत के डिफिनेशन के बारे में। वो कहते हैं कि ज़हानत, ये फ्रीमैन का जो डिफिनेशन उसको देखते हैं कि जहन शख्स मुतनासिब अंदाज में तजरीदी गैर मादी गौर फ़िक्र की सलाहियत रखता है, यानी मसाइल के हल में वो जज्बाती अंदाज़ अख्तियार नहीं करता है। इनके कहने का मतलब यह है कि इंसान जो है सेंस रखता है किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, बल्कि केयरफुली और कूल माइंड से जो मसले को हल कर ले वही आदमी ज़हीन या जहन रखने वाला है। टर्मन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं टर्मन क्या कहते हैं इस डेफिनेशन के बारे में। टर्मन के मुताबिक है ज़हानत सीखने व तजुर्बा से फ़ायदा उठाने की अहलियत है। इनके कहने के हिसाब से ये है कि ज़हानत जो है एक तरह का एक्सपीरियंस अंदर पैदा करता है और इंसान उस अपने ज़हानत के ज़रिए फ़ायदा उठाने का काम करता है। मान लीजिए कोई मसला है सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको ज़हानत के ज़रिए, इंटेलिजेंस के ज़रिए उसको आसानी से हल कर ले ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा ले और उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना पैदा होने पाए। ये टर्मन के अकॉर्डिंग है। गोया कि देखा जाए बोरिंग, फ्रीमैन, टर्मन, इन सारों ने जो डिफिनेशन दिया अगर ओवरऑल देखें तो यही कहने का मतलब है कि किसी भी मसले को हम इजीली सॉल्व कर दें और उसमें इंसान के फ़वाइद मुतालिक रहे या उसमें इंसान के जो लाभ उससे संबंधित हो तो उसे हम ज़हानत कहते हैं। मंदरजा बाला तारीफ़ कुछ हद तक ज़हानत के मफ़हूम को बताती हैं। अगर गौर व फ़िक्र करें ज़हानत को सीखने की सलाहियत हम आहंगी की सलाहियत और मुजर्रद सोच की सलाहियत से भी समझा जा सकता है, क्योंकि स्टर्न के बातों को अगर याद करें तो वो कहते हैं कि नए हालात से लड़ना और हम आहंगी कायम करना ही ज़हानत कहलाता है। देखिए स्टर्न का डिफिनेशन है जो कि उसी से रिलेट करता है। उनके अकॉर्डिंग क्या है देख लेते हैं।
स्टर्न की बातों को अगर याद करें तो कहते हैं कि नए हालात से लड़ना और हम आगे कायम करना ही ज़हानत है। गोया कि कोई नया मसाला आ गया, उसे आप ईज़िली या कोलाबोरेशन करके ईज़िली उसे पीसफुली अगर उसे सॉल्व कर रहे हैं आप, और यही ज़हानत है। और बिखरे हुए लोगों को मिला देना, हम आहंग कर देना, कोलाबोरेट कर देना ईज़िली कि लोग आपस मिलजुल के रहें। गोया कि इंसान अपने जहन का इस्तेमाल करके वहाँ पे इसको फ़ायदा पहुँचा दिया। ये उनका हो गया। बर्ट ने जहन को लचकदार हम आहंगी सलाहियत कहा है। ये बर्ट जो हैं इनका भी एक स्टेटमेंट थोड़ा सा है। वो कहते हैं कि ज़हीन बच्चे होते हैं उनके अंदर लचकदार होता है, यानी अपनी बात वो बहुत फ्लेक्सिबल कहते हैं, उनके अंदर एक्साइटेड या एंग्जाइटी वाली चीज़ नहीं होती, अपनी बात आसानी से दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरा उनकी बात को समझ जाता है। और ये सारी चीज़ें उनकी सलाहियत से होती है कि इंसान सलाहियतमंद होता है और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नॉलेज होता है, जिसके बेस पे वो अपने जहन का प्रॉपर यूज़ करते हैं। सही मानों में ज़हानत, यहाँ देखते हैं, सही मानों में ज़हानत मुख्तलिफ़ सलाहियतों का मुकम्मल जोड़ है। इससे हम यह नतीजा निकालते हैं कि ज़हानत में किसी एक तरह की सलाहियत नहीं होती है, बल्कि सलाहियतों पर मुश्तमिल है। जैसे कोई बच्चा रियाज़ी को आसानी से सीख लेता है, लेकिन किसी के लिए एक पेचीदा मज़मून है। यही वजह है कि जब दोनों तरह के बच्चे की रियाज़ी की जाँच होती है तो वह बच्चा आसानी से रियाज़ी सीख लेता है। उसके हासिल नंबरात दूसरे मुझसे मुख्तलिफ होते हैं। हालात या माहौल से हम आहंगी इस बात का ज़ामिन है कि कोई भी शख्स ज़हीन कहलाता है। इसके यहाँ पे बताया गया कि हर इंसान ज़हीन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की ज़हानत हर फील्ड में काम आए। हर इंसान की ज़हानत डिफरेंट डायमेंशन में वो काम करती है। कोई इंसान है इल्म रियाज़ी कह लीजिए, मैथमेटिक्स में वो अच्छा होता है, तो कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपके ज़हानत पर पड़ता है। इन तमाम डायमेंशंस अलग हैं, लेकिन हर किसी की ज़हानत का मकाम, उसकी वैल्यू, उसका रेंज अलग होता है। लेकिन हर कोई ज़हीन होता है, थोड़ा कोई ज़्यादा कोई कम होता है। अब IQ को देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इंटेलिजेंस कोशेंट है। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं कि इसमें किस चीज़ को मेंशन किया गया, क्या बताया गया है कि ज़हानत के मेज़र के जो प्रोसेस हैं उसे हम कैसे समझते हैं। माहिर नफ्सियात विलियम स्टर्न ने 1912 में IQ का तस्वुर सामने लाया है। अब यूँ कह सकते हैं कि IQ का तस्वुर को सामने लाने वाले कौन हैं? विलियम स्टर्न, और ये 1912 में ये लाए थे इस तस्वुर को। अगर अब ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर दो बच्चे की ज़हनी उम्र यानी मेंटल एज की ज़हानती आजमाइश में 5 साल है, लेकिन उसमें से एक बच्चे की उम्र यानी क्रोनोलॉजिकल एज जो बायोलॉजिकल एज के थ्रू होता है। ये मेंटल एज जो होता है ये आपका परफॉर्मेंस एज होता है, और ये जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है ये आपका बायोलॉजिकल एज होता है, जो कि रियल एज माना जाता है। और दूसरे की 9 साल, तो उसका मतलब यही है कि कम उम्र के बच्चे की दिमागी नशोनुमा में तेज़ी है। यानी अगर कोई बच्चा कम साल का है लेकिन उसकी एक्टिविटी वो ऐसा काम कर रहा है कि जो बड़े लोग करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 15 साल का है लेकिन वो काम ऐसा कर रहा है, इसी ज़हानत वाला काम कर रहा है कि जो कि 25 साल की उम्र में पहुंचने के बाद आदमी करता है, तो उसे हम ज़हीन मानते हैं। अब उसको निकालने का एक फार्मूला नीचे आपको दिखेगा जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। IQ को एक आदत से निशानदेही की जाती है जो कि एक शख्स को मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से तकसीम किया जाता है। यानी जो इंसान का मेंटल एज होता है यानी परफॉर्मेंस का जो एज होता है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज से तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर उसको 100 से ज़र्ब किया जाता है, यानी 100 में इंटू कर दिया जाता है। सपोज दैट इसका ये फार्मूला है कि अगर इस फार्मूले को आप अपने माइंड में रखें और किसी इंसान के परफॉर्मेंस के इसको लेते हैं, IQ इक्वल टू आपका MA बाई या अपॉन CA इंटू 100। IQ इंटेलिजेंस क्वेशेंट, और MA का मतलब होता है मेंटल एज, और अपॉन CA मीन्स होता है क्रोनोलॉजिकल एज, और उसको फिर इंटू 100 करते हैं। इस तरह अगर कर रहे हैं, यानी किसी का परफॉर्मेंस जो मेंटल एज है 10 साल है, फिर उसका जो CA है क्रोनोलॉजिकल एज वो आपका 15 साल है, तो इस तरह कर आप निकालेंगे तो जो निकल के आएगा वो उसका मेंटल इंटेलिजेंस एज होगा। और जो निकल के आएगा उसके कुछ फार्मूले हैं कि उसके अंदर जो मान लीजिए किसी का 110 IQ 140 IQ निकल के आ रहा है, किसी का 120 निकल के आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे हम सपोज़ करें। लेकिन किसी का कितना निकल के आ रहा है उसको हम कैसे मानेंगे? अगर किसी का IQ निकल के आ रहा है 140 से एबो आएगा तो उसे हम कहेंगे गिफ्टेड इंजीनियस। ऐसे को हम गिफ्टेड इंजीनियस यानी अजीम ज़हानत वाले में उसको शुमार करेंगे। किसी का अगर
20 से 139 आ रहा है तो उसको हम वेरी सुपीरियर मानते हैं, यानी आले दर्जे का उसे भी मानते हैं। और किसी का अगर 110 से 119 है तो सुपीरियर मानते हैं, आला मानते हैं। और इसी तरह अगर किसी का 90 से 109 निकल रहा है तो एवरेज मानते हैं, यानी औसत मानते हैं, ठीक है कि चल सकता है, इतना होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का 75 से 89 है तो उसे हम कुंद जहन मानते हैं, यानी डल मानते हैं, थोड़ा सा मतलब अच्छे जहन का नहीं मानते हैं। लेकिन अगर किसी का 75 से 74 आ रहा है तो उसे हम कम अक्ल मानते हैं, मोरन्स जिसे हम कहते हैं। और अगर किसी का 25 से 49 आ जा रहा है तो उसको हम फिर मान लेंगे कितना, इम्बेसाइड जिसको कहते हैं, यानी अहमक मान लेंगे, बेवकूफ़ मान लेंगे। लेकिन अगर बिलो 25 किसी का आ रहा है तो उसे हम मान लेते हैं इडियट, अहमकुल अहमक जिसको उर्दू में कहते हैं। ये कुछ उसके टर्म्स हैं या उसके नंबर्स हैं कि इसके अंदर अगर ये IQ निकल के आएगा तो हम इसे सपोज़ करेंगे। तो इसे आप ऑडियो को सुन के आप इसे लिख सकते हैं और इस फार्मूला के बेस पे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इस तरह एक औसत बच्चे की जिसकी दिमागी उम्र यानी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज असली उम्र अगर बराबर है तो उसका IQ का कद्र जो है 100 होगा। लेकिन अगर 8 साल का बच्चा अगर ऐसे सवाल का जवाब देता है जिसकी उम्र 10 साल हो तो IQ का कद्र 125 होगा। IQ का इस्तेमाल बालिग लोगों पर बहुत कामयाब नहीं है, यानी ये कम उम्र वाले बच्चों पे इसको आज़माना कुछ ज़्यादा आसान होता है। बहुत ज़्यादा बालिग हो जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है कामयाब है, इसे या इसको तरजीह हम नहीं दे सकते हैं। तो ज़हानत की अक़साम के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जैसा कि आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ज़हानत के कितने अक़साम हैं या कितने प्रकार के ये ज़हानत या बुद्धि होती है। देखते हैं ज़हानत के अक़साम मंदरजा झेल हैं जो ये नीचे दिया गया है। इतने प्रकार के आपके ज़हानत या इतने अक़साम के आपके ज़हानत होते हैं। वो क्या है? मुजर्रद ज़हानत, एब्स्ट्रैक्ट ज़हानत, हकीकी ज़हानत, कॉन्क्रीट ज़हानत या फिर इसे गैर एक मुजर्रद है और एक मादी है। तो हकीकी को हम मादी भी मान सकते हैं और सोशल इंटेलिजेंस और एक है समाजी ज़हानत। इनकी तफसील नीचे दी जा रही है। इनको हम डिफ़ाइन आगे करना है कि ये जो बयान किया गया एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है, सोशल इंटेलिजेंस ये कैसे कैसे हैं और किन किन चीज़ों में पाया जाता है, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं 1 नंबर को, यानी मुजर्रद ज़हानत को, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को हम देख लेते हैं। मुजर्रद ज़हानत का ताल्लुक़ गैर मादी मवाद से होता है। इसमें फ़र्द अल्फाज, बंदिशों और हरूफ के इदराक पर रद्द अमल ज़ाहिर करता है। उसमें अल्फाज, सिम्बल्स, नंबर, फार्मूला, तसव्वुरात और पढ़ने लिखने की तरफ इशारा करता है और मसाइल दूर करता है। मान लीजिए बच्चा अगर बिगनिंग लर्नर है, इनिशियल लर्नर है, तो उसे हम कैसे पढ़ाएंगे या उसके इंटेलिजेंस को, ज़हानत को हम कैसे चेक करेंगे। तो जैसे कि आप एक मुजर्रद चीज़ के ज़रिए अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे हम किसी मादी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि कोई टेबल पढ़ाना है तो उसको हम टेबल के बारे में बता देंगे या कोई कॉन्सेप्ट वगैरह बता के उसको हम क्लियर, या कोई सिंबल्स वगैरह बता के, नंबर वगैरह बता के तो उसको हम आज़मा लेते हैं कि ये बच्चा कितना समझ रहा है और कितना कॉन्सेप्ट इसके नज़दीक क्लियर हो गया है। सेकेंड नंबर पर देखते हैं हकीकी ज़हानत, यानी जिसको हम कॉन्क्रीट कहते हैं या मादी ज़हानत। हकीकी ज़हानत को मैकेनिकी या हरकी ज़हानत भी कहा जाता है। यह एक ऐसी सलाहियत है जिसका ताल्लुक़ मशीन और मैकेनिकी अशिया मामलात से होता है। हरकी ज़हानत का ताल्लुक़ जिस्मानी तालीम से, यह डांस, खेल में और अहम रोल अदा करता है। जैसे कि इसको हम कैसे जानते हैं, एक तो जैसे कि इसको पता चल रहा कि मादा हो, कंटेंट हो, और यहाँ बताया गया कि इस ज़हानत को हम जानते हैं डांस, खेल या स्टेज पे परफॉर्मेंस, इन तमाम चीज़ों से मानते हैं कि इंसान अपने फ़िज़िकल चीज़ों को परफॉर्म करता है या यूज़ करता है, जिसके बुनियाद पे हम जाते हैं कि इस बच्चा ज़हीन है और इसके अंदर इंटेलिजेंस की पावर है। लेकिन एग्जैक्ट मेज़र करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं कि IQ = MA अपॉन CA × 100। इस फार्मूला के बेस पर हम निकालते हैं तो हम पता कर लेते हैं कि इसकी ज़हानत कितना है। समाजी ज़हानत में क्या होता है, देखते हैं। समाजी ज़हानत, सोशल इंटेलिजेंस में समाजी ज़हानत ऐसी सलाहियत को कहते हैं जो इंसानों के माबैन हम आहंगी कराती है, समाजी हालात पर अपने रद्द अमल के इजहार की अहलियत से होती है और वो समाजी हालात में मौसर तौर पर मसाइल को हल करता है। समाजी ज़हानत रखने वाले इंसान दूसरों के साथ आसानी से दोस्ती बना लेते हैं और समाजी रिश्तों के समझ लेते हैं। गोया कि अगर इसके टर्म्स पे हम कंसीडर करें, इसकी जो इस्तिलाह है समाजी ज़हानत, तो बात समझ में आ जाएगी। समाजी ज़हानत यानी ऐसा इंसान जो समाज में मेल जोल, कोलाबोरेशन, मिलजुल के रहने का काम करता हो और अपने ख़्याल को या अपने इजहार को समाज के बीच आसानी से
पुरसुकून पीसफुल कंडीशन में लोगों के सामने बयान करे। सामाजिक ज़हानत रखने वाला इंसान दूसरे के साथ आसानी से दोस्ती बना लेते हैं, यानी जो इंटेलिजेंस होते हैं, ज़हीन होते हैं, वो दूसरों से आसानी से दोस्ती बना लेते हैं और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और समाज के फलाह बहबूद के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के काम करते हैं। तो ये सोशल इंटेलिजेंस के बुनियाद पर हमें जान जाते हैं कि वो बच्चे ज़हीन हैं, समाज को सुधार सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जानने के लिए वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, IQ = MA/CA/100। नेक्स्ट देखते हैं ज़हानत के नज़रिया, थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ज़हानत इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है वो कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ से हम उसको कंसीडर करेंगे, समझते हैं। ज़हानत के नज़रियात मुख्तलिफ हैं, यहाँ 3 नज़रियात पर बहस करेंगे जो मंदरजा झेल हैं। ज़हानत के तो बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं, मेन अनासर या मेन अमल हैं, वो आपके 3 माने जाते हैं। वो कौन है? 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, गिलफर्ड्स थ्योरी, जिसको उर्दू में कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी को कहेंगे 2 अवामिल नज़रिया, यानी 2 चीज़ों में इस पर बहस की जाती है। कसीरुल अवामिल नज़रिया, जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे एस्पेक्ट्स से बहुत सारे एस्पेक्ट को रख के हम सामने किसी के नॉलेज को या किसी के इंटेलिजेंस को, किसी के ज़हानत या बुद्धि को हम मेज़र करते हैं, मापते हैं, तौलते हैं, नापते हैं। और लास्ट में गिलफर्ड्स थ्योरी, गिलफर्ड के ज़रिया दिया गया एक थ्योरी है जिसको हम गिलफर्ड थ्योरी के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से ऊपर में दिए गए नज़रियात की तफसील नीचे दी जा रही है। जो 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, गिलफर्ड थ्योरी दिया गया है, उसको अब नीचे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखते हैं 2 अवामिल नज़रिया, 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। 2 अवामिल नज़रिया को इलेक्ट्रॉनिक नज़रिया भी कहते हैं। अब देख लीजिए, अगर आपके ऑब्जेक्टिव इस तरह बन जा रहे हैं कि 2 अवामिल, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक नज़रिया किसे कहते हैं, तो 2 फैक्टर थ्योरी जो है उसे आप इलेक्ट्रॉनिक नज़रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक नज़रिया आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगी। 2 अवामिल नज़रिया को हम इलेक्ट्रॉनिक नज़रिया कहते हैं। स्पेयरमैन के माध्यम से दिया गया है। स्पेयरमैन को इस नज़रिया का बानी कहा जाता है, यानी फाउंडर कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि 2 फैक्टर थ्योरी जो है, 2 अवामिल नज़रिया के बानी कौन है या किसने इसकी बुनियाद रखी, तो आपका जवाब होगा स्पेयरमैन। 1904 में, 1905 में इसकी बुनियाद रखी, या इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1904, ये अमल में आ गया था 1905 में। इस नज़रिया में 2 अवामिल शामिल हैं। पहला अवामिल को जी कहा गया है, यानी आम दिमागी अहलियत या यकसा अहलियत जो ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल है। और दूसरा अवामिल है एस है, जिसे मखसूस अहलियत कहा जाता है, जैसे फ़नकाराना सलाहियत, आदती सलाहियत वगैरह। इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ फ़िगर बना के समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे। सपोज़ दैट यहाँ पे हम एक फ़िगर बना ले रहे हैं, ये फ़िगर है। सपोज़ ये सर्कल है, इसके जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि एक जी अवामिल है और एक एस अवामिल है। जी फॉर जनरल और एस फॉर आपका स्पेसिफिक। तो आपका जनरल को हम बीच में रख देते हैं, इसलिए कि ये जनरल जो होता है इसकी सलाहियत हर किसी के अंदर होती है, कुछ न कुछ सलाहियत हर किसी के अंदर होती है। अब यहाँ से अगर हम टाइप्स निकालें इसके, तो मान लीजिए यहाँ फर्स्ट लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे हम सेकंड लिख दे रहे हैं, सेकंड नंबर का, यहाँ पे हम थर्ड लिख दे रहे हैं, यानी थर्ड स्पेसिफिक। और यहाँ पे अगर हम लिख दे रहे हैं S5, अगर इस तरह हम लिख रहे हैं तो गोया कि ये जनरल जो है, ये जनरल आपके सारे स्पेसिफ़िक जो स्पेसिफ़िक सलाहियत है या स्पेसिफ़िक ज़हानत है, ख़ास ज़हानत है, ये हर किसी के अंदर होगी। अब जो जनरल प्लस स्पेसिफ़िक 1 हो, गोया कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन माना जाएगा, और जो जनरल प्लस स्पेसिफ़िक सेकंड हो वो कुछ आला पहले से कम होगा। इसी तरह अगर हम आला तरतीब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ज़हानत है, लेकिन कोई अदना दर्जे का है, कोई आला दर्जे का, कोई मुतवस्सित है, कोई अलग तरतीब या सीक्वेंस से हम मान सकते हैं कि इस तरह की सलाहियत लोगों के अंदर होती है। इस नज़रिए के मुताबिक अवामिल फ़र्द में हमेशा यकसा रहता है, और यस अवामिल मुख्तलिफ़ काम के साथ मुख्तलिफ हो जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि इनफरादी इख्तलाफ के साथ है अफराद में आम और मखसूस ज़हानत भी पाई जाती हैं। जब इंसान कोई काम करता है तो उसमें जी अवामिल ज़रूर होता है। देख रहे हैं, जी अवामिल में से जनरल, यानी जनरल फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस, ये जो है इंसान के अंदर रहता ही है। पैदाइशी इंसान के अंदर कुछ न कुछ ज़हानत होती है जो कि आम मानी जाती है, हर किसी के अंदर ये ज़हानत होती है। उसमें यस अवामिल की भी शमूलियत होती है, यानी इस अवामिल भी पाया जाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर इंसान स्पेसिफ़िक फैक्टर का हो, यानी मखसूस अवामिल का हो या मखसूस
उनसुर का हो, उसके ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक ख़ास तबके का हो, बल्कि हालांकि यह बात भी वाज़ह होनी चाहिए कि इस अवामिल को भी छोटे मजमूए में बांटा जाता है। जैसा कि मैंने बांट के दिखा दिया कि S1 S2 S3 S4 S5, उस तरह करके इसे भी हम बांट सकते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जी अवामिल पैदाइशी और इस अवामिल का ताल्लुक रुझान से होता है। जी हो जो तो जी अवामिल जो है ये जनरल फैक्टर जो आपका ये बाई बर्थ होता है। स्पेसिफिक फैक्टर जो आपका है ये बाई अट्रैक्शन या बाई एटीट्यूड ये चेंज होता रहता है। ये ज़रूरत के मुताबिक, जैसे कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके अंदर स्पेसिफिक फैक्टर कम होगा, लेकिन पढ़ेंगे और लिखेंगे, आप कुछ ज़हीन बनेंगे तो स्पेसिफिक फैक्टर आपका बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि 1 नंबर पे आ जाएंगे या सुपीरियर हो जाएंगे। तो ये आपका जो है इस अवामिल का ताल्लुक रुझान से होता है, अट्रैक्शन से होता है, या आपके नॉलेज गेन करने के माध्यम से आप में इजाफा होता रहता है, ये इंक्रीज़ होता रहता है। इसलिए स्पेसमैन ने किसी भी वकूफ़ी काम की कारगुजारी के इस तरह से देखा है। तो स्पेसमैन ने इसको भी एक फार्मूले के तौर पे बयान कर दिया है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको P बराबर G+S, यानी परफॉर्मेंस जो होता है, परफॉर्मेंस है एक तरह का कह लीजिए एक्टिविटी या तर्ज़ अमल। तो परफॉर्मेंस जो होता है ये G+S होता है। जी तो हर किसी को होता है, जनरल इंटेलिजेंस तो हर किसी के अंदर होता है, प्लस एस होता है। प्लस एस जिसके अंदर होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। G+S1 G+S2 G+S3 इस तरह करके होगा। तो जो 1 नंबर का होगा वो आला होगा, इस तरह जितना नीचे जाएगा उसकी ज़हानत कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जिस तरह बताया गया है कि परफॉर्मेंस को हम शॉर्ट में P लिखते हैं, जनरल फैक्टर को G लिखते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर को S लिखते हैं। परफॉर्मेंस को कहते हैं कारगुजारी और जनरल फैक्टर को अमूमी अवामिल और स्पेसिफिक फैक्टर को मखसूस अवामिल। तो ख़ास चीज़ों को हम यहाँ पे हाईलाइट कर लिए, इससे समझ के आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कसीरुल अवामिल, यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ते हैं। कसीरुल अवामिल थ्योरी या कसीरुल अवामिल नज़रिया। कसीरुल अवामिल नज़रिया का बानी एल थॉर्नडाइक को माना जाता है। 2 फैक्टर थ्योरी को हम स्पेसमैन को मानते हैं और इसका जो है हम एल थॉर्नडाइक को मानते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ज़हानत में कसीर तादाद में अवामिल शामिल होते हैं। अगर इसके वर्ड पे आप गौर करें, मल्टी फैक्टर यानी वो चीज़, वो अमल जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिल के वजूद में आए या एग्जिस्टेंस उसका हो, उसे हम कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। ज़हानत में कसीर तादाद में अवामिल शामिल हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, मुख्तलिफ़ अवामिल में छोटे छोटे उनसुर शामिल हैं। मुख्तलिफ़ अवामिल जो हैं या डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशंस हैं, उसमें छोटे छोटे लिटिल बिट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक कोई भी दिमागी काम में यह छोटे छोटे उनसुर की शमूलियत होती है। यानी कोई भी काम किया जाए, ज़रूरी नहीं कि आप एक कंपोनेंट के माध्यम से वो काम कर लें, बल्कि किसी भी काम करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस बुनियाद पर कि हम अपने काम को परफेक्ट और रिलिएबल वैल्यूएबल बनाते हैं। ज़हानत को हम देख लेते हैं। ज़हानत में मुख्तलिफ़ अवामिल की शमूलियत होती है। यहाँ भी वही बात जो मैं ऊपर बताया हूँ, और ये सभी अवामिल एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर आदादी, इस्तेदाद, ज़ख़ीरा अल्फाज, दर्जा बंदी वगैरह, इन तमाम चीज़ों को हम डिफरेंट आइडियाज़ से ऑप्टेन करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ों को हम रट ही के याद करें, ये भी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को हम समझ ही के याद करें। कभी हमें रटने की ज़रूरत पड़ती है, कभी समझने की ज़रूरत पड़ती है, कभी रटने समझने दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट आइडियाज़ से, डिफरेंट डायमेंशन से ये हम तक पहुँचती हैं। यह नज़रिया इस बात पर यकीन रखता है कि मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ सलाहियतों की ज़रूरत है। वही बात कि मुख्तलिफ़ काम करने के लिए मुख्तलिफ़ आइडियाज़ का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर रोट मेमोरी है तो रोट मेमोरी से आप हर चीज़ काम कर लेंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जिस तरह की हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़े हैं इससे पहले, कि उसमें जो डायमेंशंस बताए गए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, और कॉग्निटिव के लिए जो स्टेप्स बताए गए हैं। नॉलेज आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये तमाम रखा गया इसलिए कि इंसान स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को कम्प्लीटली ऑप्टेन करता है। इसी तरह इसमें भी एक चीज़ को हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही रास्ते पर बहुत सारे
सारे रास्ते हो सकते हैं जिससे हम हासिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कभी कभी एक सलाहियत और कभी एक से ज़्यादा सलाहियत की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़र्द 2 काम करता है तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल और सलाहियत की शमूलियत है। हालाँकि यह बात भी वाज़ेह है कि एक काम में कई सलाहियतों का मजमूआ भी शामिल है। जैसा कि एक काम के लिए बहुत सारे एबिलिटीज़ का होना, बहुत सारे ज्ञान का होना, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड का होना ज़रूरी है, जिसके बुनियाद पर हम अपने काम को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। इसलिए थॉर्नडाइक यहाँ से देखते हैं, इसलिए थॉर्नडाइक कहता है कि एक काम में कई अवामिल शामिल हैं और उनमें बाहमी रब्त होता है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कुछ अवामिल उस काम में आम होते हैं। ये थॉर्नडाइक का भी कहना है कि एक काम करने में बहुत सारे अवामिल, बहुत सारे थ्योरीज़ हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे थ्योरी जो नज़रिया है वो मुआविन होते हैं काम करने में। ये तो होगा मल्टी फैक्टर से रिलेटेड कि एक काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही थ्योरी काफ़ी हो, बल्कि डिफरेंट टाइप्स के थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बुनियाद पे हम काम को इफ़ेक्टिव या मौसर तरीके से कर सकते हैं। गिलफर्ड का नज़रिया देख लेते हैं। गिलफर्ड का जो नज़रिया है उसके माध्यम से क्या क्या कहा गया। गिलफर्ड का नज़रिया, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। गिलफर्ड के इस नज़रिए को 3 जिहती नज़रिया भी कहा जाता है। आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। यहाँ से पूरा आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर सवाल आ जाए कि गिलफर्ड के नज़रिए का क्या नाम है, तो गिलफर्ड के नज़रिए का जो नाम है 3 जिहती नज़रिया, या ये पूछा जा सकता है कि 3 जिहती नज़रिया किसका ये थ्योरी है, या किसने ये दिया, 3 जिहती नज़रिया का थ्योरी किसने दिया। तो आपका जवाब यहाँ पे होगा गिलफर्ड। 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, दोनों आप इजीली आप यहाँ कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। जब गिलफर्ड अपने साथियों के साथ साउथर्न कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के नफ्सियाती तजुर्बागाह में काम कर रहा था, मतलब अपने दोस्तों के साथ लेबोरेटरी में वो काम कर रहा था, तो उनसुर तजुर्बाती तहक़ीक़ मुताला के बुनियाद पर एक ज़हानत का मॉडल तैयार किया। वहाँ पे जब एक काम कर रहा था तो IQ या जहन को मापने का एक पैमाना या मेज़र उसने वहाँ पे तैयार किया, जिसमें बहुत सारे ज़हानती जांच शामिल थे। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि हर एक दिमागी या दानिशवराना सरगर्मी की 3 बुनियादी जहतों में बांटा जा सकता है, जो मंदरजा झेल है। जब वहाँ पे उसने एक जहन को नापने का आला तैयार किया तो उसमें 3 चीज़ों को उसने बयान किया कि जिसके बुनियाद पर हम किसी के जहन को या किसी के बुद्धि को हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। वो क्या है? पहला जो आपका है वो आपका है ऑपरेशन यानी सोचने का काम। कह रहा है कि अगर किसी के जहन को आपको नापना है, बुद्धि को नापना है, तो पहले ऑपरेशन करेंगे, यानी जो सोच रहा है उस सोचने का हम काम करेंगे। कॉन्टेक्स्ट है, यानी ये कॉन्टेक्स्ट नहीं बल्कि ये कंटेंट है, CONTENT, यानी अल्फाज जिसके बारे में सोचा जाए, जिस कंटेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है या उसके थ्रू हम किसी इंटेलिजेंस को मापने की कोशिश कर रहे हैं, उसके यानी उस अल्फाज के बारे में इस कंटेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। प्रोडक्ट यानी मसनूआत जो हमारे सामने आता है, यानी जिस पे काम किया जा रहा है, जिस प्रोडक्ट पे या जो चीज़ बनाने की साजिश हो रही है, उसको भी अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है। और गिलफर्ड ने इसको समझने के लिए एक यहाँ पे शेड्यूल कह लीजिए या जदवल कह लीजिए कि जदवल के ज़रिए यहाँ पे वाज़ह किया है। जैसा कि यहाँ पे ऑपरेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे उसको हम उसके अंदर कितने डायमेंशंस आते हैं देख लेते हैं। ऑपरेशन जो कि यहाँ पे है, इसको हम देखते हैं, जिसको उर्दू में ऑपरेशनल को उर्दू में अमलिया कहते हैं, यानी काम करने से रिलेटेड, यहाँ करने से रिलेटेड है। पहला जो आपका आता है इवैल्यूएशन, जिसको के ज़रिए हम दर्शाते हैं या डिफ़ाइन करते हैं, जिसके माने होते हैं पैमाइश कद्र, नापना, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं कि एक बहुत सारे सवाल का घुमा फिरा के एक ही जवाब बने, और डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं कि एक सवाल के बहुत सारे जवाब बन सकते हैं। बहुत सारे सवाल का एक ही जवाब बने, वो कन्वर्जेंट, और बहुत सारे सवाल का एक सवाल का बहुत सारा जवाब बने, उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट। गोया कि ये दोनों 4 जानिब से सोचने की सलाहियत पैदा करता है, इसमें कि कहीं से भी सवाल उठे तो उस पर सोचने की सलाहियत, या तो वो एक सवाल वाला हो या मज़ीद सवाल वाला हो, चाहे एक जवाब बने या मज़ीद जवाब बने, उस पर गौर फ़िक्र की सलाहियत होनी चाहिए। मेमोरी यानी हाफिज़ा, रटने की, याद करने की सलाहियत होनी चाहिए। वक़ूफ़ी, कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव की यहाँ बात आ गई तो कॉग्निटिव के अंदर जो डायमेंशंस या जो कंपोनेंट्स मेंशन किए गए हैं वो तमाम इसके अंदर आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग,
एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और दूसरे पे जो कंटेंट में क्या है, तस्वीराती अवामिल, फिगरल फैक्टर, यानी कोई फिगर फैक्टर है उस पर गौर करने की ज़रूरत, सिम्बॉलिक अलामती चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है, सिमेंटिक मानियात, यानी जिस चीज़ को बारे में या जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो मानी है या फिगर दिखा के या सिंबल को ज़ाहिर करके जो मीनिंग निकल रहा है उसको समझने की ज़रूरत है, तर्ज़ अमलियात, बिहेवियरल, और या जो चीज़ हम दिखा रहे हैं उसके जो तर्ज़ रहन सहन, बिहेवियर दिख रहा है उस पर भी कंसीडर करने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट यानी जो तैयार, ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो तैयार होता है, जो खाका बन के आता है वो क्या है, इकाई, यूनिट्स पे गौर करने की ज़रूरत है। क्लासेस, उसकी दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। और ताल्लुकात, रिलेशन, निज़ाम, सिस्टम, तब्दीलियाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, यानी ये चीज़ें, इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन की कोई चीज़ मसनू है, प्रोड्यूस्ड है, तो अगर उसको हम तब्दील करें या एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो कितना इफ़ेक्टिव है, और अगर उस बने हुई चीज़ को अगर अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नाफिज कर रहे हैं, तो वो कितना इफ़ेक्टिव है। इन तमाम चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। और थॉर्नडाइक ने इन्हीं चीज़ों को ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट के ज़रिए वाज़ह किया कि किसी के माइंड को नापने के लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है कि इस पर एक इंसान को एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, तो अबूर हासिल होना ज़रूरी है। गिलफर्ड के नज़रिए में 3 पैरामीटर को मुख्तलिफ़ अवामिल में बांटा गया है। उसके अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पे भी फार्मूला है 5 × 6 × 4 = 120। कुल 150 अवामिल हैं जिसमें इंसानी ज़हानत शामिल है। उनमें से हर एक अवामिल में एक उन्सुर की शमूलियत किसी भी दानिशवराना सरगर्मी में है, यानी हर इंसान के अंदर एक न एक सलाहियत या एक न एक ख़ुसूसियत पाई जाती है। अपनी मालूमात की जांच कीजिए। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, उसके माध्यम से हम अपनी मालूमात यानी जो पढ़े अभी तक उसको हम जांचने की कोशिश करेंगे। क्या दिया गया है, अपने जवाब नीचे दिए हुए जगह में लिखिए। आईक्यू का तसव्वुर बयान कीजिए। आईक्यू के तसव्वुर, जैसा कि अभी बताया गया है कि आईक्यू का तसव्वुर है और उसके जो डायमेंशंस हैं आईक्यू में, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट हैं, और इसको विलियम स्टर्न माहिर नफ्सियात तो 1912 में इसको दिए थे। और इसमें आईक्यू बराबर MA/CA × 100, ये पूरा फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि, और इसके जो टाइप्स हैं 3 है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है और सोशल इंटेलिजेंस, इसे भी ज़ाहिर करना पड़ेगा किसी के जहन को नापने के लिए। और जो किस्में हैं कि अगर किस हद तक कितना IQ किसका है तो उसको हम क्या नाम देते हैं। 140 है तो उसको अजीम जहानत है, और 120 से 139 है तो वेरी सुपीरियर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुने होंगे तो आप इन सारे सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं, और इन तमाम बातों को लिख देंगे तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में जो है वो आपका है एटीट्यूड। नेक्स्ट यूनिट में जो आपका 2.4 में है एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन, एटीट्यूड्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स। तो इसको हम ओवरऑल समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया। पहले हम रवैया को देख लेते हैं, यानी एटीट्यूड को देख लेते हैं। तो तसव्वुर यानी इसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। किसी चीज़ को हम कितना पसंद या नापसंद करते हैं, इससे हमारा इस चीज़ के लिए तर्ज़ अमल मुअय्यन होता है। रवैया किसी चीज़ को कितना पसंद नापसंद करते हैं उसका इजहार करता है। रवैया अक़ीदा एहसासात में जो किसी चीज़, इंसान और वाक़यात के लिए हमारे रद्द अमल को बताता है। अगर हम ये अक़ीदा रखते हैं कि कोई ख़राब इंसान है तो हम उसे नापसंद करते हैं। अगर हम ओवरऑल ये कहें कि हमारा जो रवैया होता है वो हमारे तर्ज़ अमल से, हमारे रहन सहन, हमारे भेदभाव, हमारे ताल्लुकात से पता चलता है कि गोया कि अगर कोई चीज़ हम नापसंद करते हैं तो ये हमारे फितरत में शामिल हो जाता है। अगर किसी को डिसलाइक करते हैं तो ये हमारे लिए हैबिचुअल बन जाता है, हमारी आदत में शामिल हो जाता है कि हम उसे नापसंद करते हैं। मसलन जब हम ये जानते हैं कि लड़कों को तालीम देनी चाहिए तो कुछ लोग इसके यहाँ इस पॉइंट्स आप गौर करेंगे और यहाँ तक गौर करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मसलन जब हम ये जानना चाहते हैं कि लड़कियों को तालीम देनी चाहिए तो कुछ लोग उसके लिए मुस्बत और कुछ मनफी रवैया रखते हैं। यानी लोगों का मत कह लीजिए, या अट्रैक्शन या डिसीज़न या कन्फर्मेशन कि कोई आप बात पूछते हैं तो लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ या डिफरेंट राय उनकी
होंगी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पूछा गया कि लड़कियों को तालीम के बारे में तो कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे नहीं। तो इसी का नाम रवैया है कि हर किसी का रवैया अपने आप में एक मुनफरिद होता है, मुख्तलिफ होता है, हर कोई अलग सोचता है। रवैये की बुनियाद में कुछ नफ्सियाती अवामिल भी शामिल होते हैं, जैसे तसव्वुरात, अक़दार, अक़ीदा वगैरह। यह सारे इंसान का रवैया बनाने में मदद करते हैं। ख़ानदान भी रवैया बनाने में मदद करता है। ख़ानदान में वालिदैन, भाई बहन, बड़े शामिल हैं। समाज किसी फ़र्द का रवैया बनाने में मदद करता है। ये सारे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, पीयर ग्रुप है, सोसाइटी, ये सारे के सारे इंसान के रवैये में, एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीज़ें इंसान जिस तरह की बोला जाता है कि एक इंसान की लाइफ रूटीन को चेंज करने के, लाइफ में रिवोल्यूशन पैदा करने के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी में आपके सारे रिलेटिव्स आ जाएंगे, आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे, इन्वायरमेंट है, आपके पीयर ग्रुप्स आ जाएंगे, या जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इन तमाम की वजह से आपके रवैया, एटीट्यूड में चेंजिंग आ सकता है। तो ये उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे सारे के सारे। हम नौइयत देखते हैं, नेचर देख लेते हैं। क़यास कीजिए, यहाँ से पढ़ते हैं। क़यास कीजिए कि अगर आपने कॉलेज का पहला दिन गुजारने के बाद जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं तो वो आपको उस दिन के बारे में पूछने लगता है कि दिन कैसा गुजरा। फिर आप बताने लगते हैं कि आज का दिन अच्छा रहा। पहले तो इसातिज़ा का अच्छा लेक्चर सुनने को मिला, आपने अपना रवैया ज़ाहिर किया। जब आप ये कहते हैं कि आज कॉलेज का दिन अच्छा रहा, इसलिए कि पहले कॉलेज से अपने इसातिज़ा से मुलाकात हुई, उनके लेक्चर्स, उनकी तकरीर, उनका बयान सुनने को मिला, रवैया, इससे आपके रवैया का इजहार होता है कि आपका रवैया क्या है। गोया कि आप उस कॉलेज के बारे में, वहाँ के टीचर्स के बारे में, वहाँ के लेक्चर्स के बारे में अच्छा ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी अच्छी राय दे रहे हैं। रवैये की नौइयत मंदरजा झेल बातों से भी ज़ाहिर होती है। अब रवैये की नौइयत जो है, ये तमाम चीज़ें आपकी ये मज़कूरा जो हैं, बिलो मेंशन्ड हैं, इससे आपका वो डिफ़ाइन होगा। देखते हैं स्टार जिस तरह बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हम शुरू करते हैं। रवैया एक पेचीदा तस्वुर है। ये जो रवैया है, ये आपका एक तरह का ये थोड़ा सा पेचीदा, यानी कह लीजिए जो वाज़ेह ना हो, अनक्लियर्ड कॉन्सेप्ट है। ऐसे उसे शख्सियत, अक़ीदे, अक़दार, तर्ज़ अमल, मुहर्रिका के ज़रिए समझा सकता है और हमारी सोच को मुतय्यन करता है। यानी हम जो सोचते हैं या जो करते हैं या हमारा जो एक्टिविटी है, उससे पता चल जाता है कि हमारी नौइयत क्या है या हमारा रवैया क्या है और हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हमारा एक्टिविटी ही बता देता है किसी के रवैये के बारे में, किसी चीज़ की नौइयत के बारे में। सेकंड नंबर पे देखते हैं, रवैया सभी इंसान में मौजूद होता है। ये हमारी शनाख्त, कारकर्दगी, रहनुमाई, हमारी सोच को मुतय्यन करता है। रवैया जो है, एटीट्यूड हर किसी के इंसान के अंदर होता है कि कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता है, कोई किसी के बारे में बुरा सोचता है, लेकिन ये हर किसी के अंदर होता है। और ये शनाख्त है, इसका जो रिकग्नाइजिंग या आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, ये हमारे कारकर्दगी, ये हमारे एक्टिविटी, हमारे बिहेवियर, हमारे ओपिनियन, थिंकिंग पे ये डिपेंड करता है कि हम जैसा जो करते हैं ये एक्सप्रेस या ऐसा पब्लिकली ये डिफाइंड हो जाता है। 3 नंबर पे देखते हैं, अगरचे एहसासात, अक़ीदा, रवैये के अंदरूनी अवामिल हैं, लेकिन उसे तर्ज़ अमल से देख सकते हैं। कुछ ऐसे रवैया होते हैं जो इंसान के अंदर इनबिल्ट होता है, इंसान उसे ज़ाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन वो इंसान की एक्टिविटी या डेली रूटीन लाइफ से वो ज़ाहिर हो भी जाता है कि इंसान जो करता है उससे कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि इंसान का रवैया किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में कैसा है, उसकी नौइयत कैसी है। ये सारी चीज़ें इंसान की एक्टिविटी से पता चल ही जाता है। लास्ट देखते हैं, रवैया हालात को देखने में मदद करता है उसे, और उस हालात में हमारा तर्ज़ अमल कैसा है। रवैया जो है, रवैया से हम किसी के हालात को पता लगा देते हैं। कोई इंसान अपनी हालत नहीं बताना चाहता है, लेकिन उसका जो रवैया होता है किसी के बारे में, वो बता देता है कि इंसान की हालत उस इंसान के बारे में सही नहीं, या इंसान की अभी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। तो उसके रवैये से भी उसका अंदाज़ा लगा सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एक तरह की ज़हानत की किस्म मान सकते हैं कि एक अच्छा इंसान ही इन तमाम चीज़ों को पहचान सकता है। अब रवैये की जो ख़ुसूसियत है उसे देख ले रहे हैं, जैसे कि आपके ये लेसन में है 2.4 में आपका है कैरेक्टरिस्टिक है, एटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक है। तो रवैये की जो ख़ुसूसियत है, रवैये को जो विशेषता है, उसे हम देखते हैं। 1 नंबर से यहाँ देखते हैं, तासुराती या वक़ूफ़ी तवाफ़ुक़। तासुराती मतलब रवैये के अंदर जो अफेक्टिव और कॉग्निटिव जो सूरत होती है उसके माध्यम से हम देखते हैं तासुराती और वक़ूफ़ी अवामिल के दरमियान कितनी हद तक तवाफ़ुक़, यानी तवाफ़ुक़ बोले तो इत्तेफ़ाक, मेल जोल, एग्रीमेंट है जो रवैये, तर्ज़ अमल, ताल्लुक़ को मुतासिर करता है। यानी उनमें कितना एग्रीमेंट या रज़ामंदी है जो कि एक दूसरे को मदद करने, दूसरे के लिए मुआविन होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सहायता करते हैं।
तवाफ़ुक़ होगा इतना ही तर्ज़ अमल का ताल्लुक़ मज़बूत होगा। यानी जितना ये चीज़ें होंगी उतना इंसान का रिलेशन एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मज़बूती इसकी जो रवैये की ख़ुसूसियत की एक है कि मज़बूत होना। रवैया बिला वास्ता चीज़ों की तजुर्बात पर मुनहसर करता है। ये रवैया जो होता है ये बिला वास्ता यूँ कह लिया जाए कि डायरेक्ट जो है इसका इफ़ेक्ट आपके एक्सपीरियंस पे डाल देता है या आपके काम या काज पे इसका असर पड़ जाता है। क़ुव्वत कशिश बैलेंस, इसको क़ुव्वत कशिश को एक और वर्ड में हम अट्रैक्शन कह सकते हैं, रुझान कह सकते हैं, लगाव कह सकते हैं। यह किसी चीज़ के पसंद और नापसंद की तरफ इशारा करता है कि ये जो एटीट्यूड है इससे ये भी पता चलता है कि इंसान किसको पसंद करता है या किसको नहीं पसंद करता है। ये इंसान बोलता नहीं है लेकिन इंसान की एक्टिविटी से और उसके चाल चलन से भी पता चल जाता है कि इंसान का मत किसके बारे में अच्छा है और किसके बारे में इसका मत या राय अच्छी नहीं है। अगर एक शख्स का किसी चीज़ के लिए ताल्लुक़ नहीं है तो उसके रवैये का क़ुव्वत कशिश कम होगी। यानी किसी चीज़ के बारे में इंसान इंटरेस्टेड नहीं है तो उसका जो अमल होगा, उसका जो एक्टिविटी होगा उसके बारे में बहुत अच्छा नहीं होगा। कसरत रवैया बनाने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़र्द सिर्फ़ डॉक्टर बनने में दिलचस्पी दिखाता है और दूसरा दिलचस्पी के साथ मेहनत भी करता है, यानी कसरत ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर इंसान किसी चीज़ के बारे में कोशिश करे, बनना चाहे और उसका रवैया और उसकी फ़ितरत ये हो और उसकी चाहत ये हो कि हम ये बनना है, तो इंसान का रुझान उसको अपनी मंजिल के जानिब खींच ले जाता है। तो ये भी उसके लिए मुआविन है। रवैये की तश्कील, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड जिसको हम कह सकते हैं। इसमें देख लेते हैं किन किन चीज़ों को मेंशन किया गया फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड के अंदर। तो माहिरीन ये मानते हैं कि रवैया, माहिरीन के थ्रू हम देखते हैं, माहिरीन ये मानते हैं कि रवैया पैदाइशी नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। एक शख्स के रवैया बनाने में मंदरजा झेल ज़राए शामिल है। माहिरीन का कुछ एक्सपर्टीज़ है जो कहते हैं कि रवैया ये पैदाइशी नहीं है, इसलिए कि इसमें चेंजिंग होता रहता है। कुछ के रवैया अच्छे होते हैं, कुछ के रवैये ख़राब होते हैं। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बिला वास्ता एक शख्स का बिला वास्ता तजुर्बात किसी चीज़ के लिए रवैया कायम करने में मदद करता है। एक फ़र्द का ज़ाती तजुर्बा चाहे वो अच्छा हो या ख़राब उसके रवैये की गहराई से मुतासिर करता है। वही सारी बातें कि इंसान के अंदर जो है वो उसके रवैये से, उसके रहन सहन से, उसके चलन से, उसके बातचीत से, उसके एक्टिविटी से, उसके काम करने से ये सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाती है कि इंसान क्या सोच रहा है। सेकंड नंबर पे देखते हैं इख्तलाफ। कभी कभी एक फ़र्द नए रवैये के साथ मना करता है जो पहले के रवैये से इख्तलाफ करता है। ऐसे हालात में पुराने रवैये को नए रवैये के साथ मुंतकली होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी होता है, लेकिन फिर कोई दूसरा आता है, कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है उस मसले को हल करने के लिए, तो कहता है कि पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये रवैया हर किसी के हल करने का ज़रूरी नहीं। किसी मसले को हल करने के लिए या कोई सवाल हल करने के लिए एक ही फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं। तो जिस फार्मूले से भी हल किया जाए वो सवाल हल हो जाएगा, लेकिन हर किसी के हल करने का अंदाज़ अलग होता है। कोई तफसील से किसी मसले को हल करते हैं, कोई इजमाल से, कोई डिटेल में उसको डिफ़ाइन करते हैं, कोई शॉर्ट में डिफ़ाइन करते हैं। हर किसी का रवैया अलग होता है, तो उसमें भी इख्तलाफ हो सकता है कि ये नहीं ये सही है। तो उसके साथ भी एक दूसरे को हम कोलाबोरेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 3 नंबर पर देखते हैं ख़ानदान और हमसाथी। रवैया जैसे अक़दार वालिदैन से, इसातिज़ा और हम जमात साथियों से हासिल किए जाते हैं। ये ख़ानदान और हम साथी लोग भी रवैये की तश्कील में यानी एटीट्यूड के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जैसा कि ऊपर की बातें गुजरी है कि सब के सब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इफ़ेक्टिव होते हैं किसी के रवैये को क्रिएट करने में या फॉर्मेट करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा भी ये चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगी। आई थिंक जितना मैं मेंशन कर दिया हूँ इसी बात को अगर आप ध्यान रखें तो आप इजीली सारे स्टेप्स को हैंडल करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं यहाँ पे रवैयों को मुतासिर करने वाले अवामिल, जो आपके रवैये एटीट्यूड को जो इफ़ेक्ट करने वाले अवामिल हैं, थ्योरीज़ या कंपोनेंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। रवैयों को मुतासिर करने वाले अवामिल मंदरजा झेल हैं। वो क्या है? नफ्सियाती अवामिल, साइकोलॉजिकल आपके जो कंपोनेंट्स या थ्योरीज़ हैं, फैक्टर्स हैं, ख़ानदान व हम साथी, फैमिली और पीयर ग्रुप, समाज, सोसाइटी, सियासी अवामिल, पॉलिटिकल फैक्टर, माशी अवामिल, इकोनॉमिकल फैक्टर, मास कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान के रवैये को मुतासिर करती हैं। इन तमाम चीज़ों
को अगर इंसान सही से इस्तेमाल करे तो उसके रवैये में अच्छाई आ सकती है, और अगर इनको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करेगा तो उसके रवैये में बुरापन आ सकता है और रवैया उसका ख़राब हो सकता है। अपनी मालूमात की जांच देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल है, उसको देख लेते हैं। अपने जवाब नीचे दिए हुए जगह में लिखिए। नज़रिया कैसे बनता है, नज़रिया की ख़ुसूसियत क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नज़रिया यानी थ्योरी कैसे बनता है, उसकी ख़ुसूसियत क्या है। तो बहुत सारे थ्योरीज़ दिए गए हैं, जैसे कि 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दिया, ये एक तरह का नज़रिया है। मल्टी फैक्टर एल थॉर्नडाइक ने दिया, गिलफर्ड ने दिया। तो इसको हम बनाते हैं। मान लीजिए हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, किसी मसले को हल करने के लिए फ़ार्मूला दिया जाता है। तो जो फ़ार्मूला होता है किसी मसले का हल करने के लिए, तो वो स्पेसिफ़िक होता है, जैसे 2 + 2 = 4। तो ये एक तरह का, अगर इसको हम नज़रिया मान रहे हैं या किसी 2 + 2 को जोड़कर एक कुल आदत निकालने का एक किस्म मान रहे हैं, तो ये एक तरह का उसका एक नज़रिया हो जाएगा। तो हर इंसान का एक नज़रिया होता है, यानी किसी मसले को, अब अगर इसको हम डिफिनेशन यूँ करें कि किसी मसले को हल करने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं वो एक तरह का नज़रिया होता है, और हर इंसान किसी न किसी नज़रिए को देता है। तो जिस नज़रिए को जो इंसान देता है हम उसको उसका बानी मानते हैं। गोया कि नज़रिए का मेन मकसद होता है किसी मसले को हल करना सही तरीके से। ये नज़रिए की डिफिनेशन हो जाएगी, और उसके बनाने का एक तरह का कैसे बनाते हैं ये भी पता चल गया। नज़रिए की ख़ुसूसियात लिखिए। नज़रिए की ख़ुसूसियात यह है कि नज़रिए के बुनियाद पर, थ्योरी के बुनियाद पर हम किसी मसले को आसानी से हल कर लेते हैं। अगर किसी मसले को हल करने के लिए अगर कोई थ्योरी ना हो तो हमें दिक्कत होती है, लेकिन मसले के हल के लिए थ्योरी या उसका फार्मूला पता हो तो उसको आसानी से हल कर लेते हैं। उसके बाद आप ये 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, गिलफर्ड थ्योरी, इन तमाम थ्योरीज़ को आप मेंशन करके उसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे गिलफर्ड ने बताया कि इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए 3 कंपोनेंट्स बताया उसने, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। फिर उसके अंदर जो चीज़ों को मेंशन किया कि ऑपरेशन के अंदर क्या है, कंटेंट के अंदर क्या, प्रोडक्ट के अंदर, ये तमाम चीज़ें आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा। और इस तरह अगर लिखेंगे तो आपका आई थिंक इट्स इनफ है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स नीचे दिए गए हैं, उसे हम देख लेते हैं। क्योंकि ये मौलाना आज़ाद का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलता है, तो हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। हाँ, मारूज़ी किस्म के सवालात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसे हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट ही लीजिए, समझें या ना समझें, इसको आप रट ही लीजिए, इसलिए कि 10 क्वेश्चंस आई थिंक इसके आते हैं। देखते हैं तख्लीकियत से मुताल्लिक़। तख्लीकियत एक और मौलाना आज़ाद के जो पेपर होते हैं उसमें सारे आपके टर्म्स जो आएंगे उर्दू ही में आएंगे, तो उसका जो आप इंग्लिश ट्रांसलेट या उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा तो अच्छा नहीं होगी। तख्लीकियत यानी क्रिएटिविटी, किससे रिलेट करता है, क्रिएटिविटी इज़ रिलेटेड टू, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे कहेंगे क्रिएटिविटी इज़ रिलेटेड टू। तो यहाँ नई चीज़ों की दरियाफ्त, टू डिस्कवरी न्यू थिंग्स यानी नई चीज़ें खोजना या नई चीज़ों को वजूद बख्शना। एक तरह का खाना है, यानी फूड कह लीजिए या ईट कह लीजिए, चाहे इसको फूड वाला खाना मान लीजिए या ईट वाला मान लीजिए। ईमानदारी, हॉनेस्टी है, इनमें से कोई नहीं। तो तख्लीकियत के जो यहाँ पे तख्लीकियत जो रिलेट करता है वो आपका नई चीज़ों के दरियाफ्त, यानी किसी चीज़ को क्रिएट करना। जैसा कि हम पिछले सबक में पढ़े हैं कि जैसे जहाज़ का तस्वुर नहीं था, मोबाइल का तस्वुर नहीं था, पेन का तस्वुर नहीं था, उन तमाम चीज़ों की दरियाफ्त की गई, फिर उन्हें इन्वेंट किया गया। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये आपका जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का। सेकंड नंबर देखते हैं, रवैया को ज़ाहिर करती है, यानी एटीट्यूड का अंदाज़ा कैसे लगता है। 2 नंबर में आपका ए में है तर्ज़ अमल, बी में शक्ल, सी में लिखना और डी इनमें से कोई नहीं। तो रवैया जो किसी का ज़ाहिर होता है वो मैं बार बार बताया हूँ कि इंसान की एक एक्टिविटी से पता चलता है, इंसान की एक्टिविटी से पता चलता है, इंसान जो करता है, बोलता है, लिखता है, सुनाता है, उससे पता चलता है। ये तर्ज़ अमल जो है एक्टिविटी है उससे पता चलता है। तो 2 का ये ए भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं, वांस के मुताबिक तख्लीकी अमल का पहला मरहला क्या है। तो ये वाल्स के मुताबिक जो तख्लीकी अमल के जो मराहिल बताए गए थे वो आपका हो जाएगा कि प्रिपरेशन यानी तैयारी। वाल्स के मुताबिक उसने बताया था ना कि उसके 3 मराहिल बताए थे। पहला बताया था कि किसी भी चीज़ के लिए एक प्रिपरेशन होना चाहिए, तो उसी में से प्रिपरेशन वाला जो आपका ये पोर्शन है ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी सी, ये सी आपका राइट हो जाएगा। स्टीन के अकॉर्डिंग भी वही है। और 4 नंबर देखते हैं, तनक़ीदी सोच के लिए ज़रूरी है। तनक़ीदी यानी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है। तो आपका वजाहत, क्लियरिटी
और बी मुनासिब रिलेवेंट और सी एक्यूरेसी, इनमें से सभी। तो तनक़ीदी सोच के ये सारे कंपोनेंट्स माने जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन आपका क्लियरिटी तो आपका एक नंबर पे आपके डिस्टेंस में रखा गया। मुनासिब जो है, रिलेवेंस ये भी है, दुरुस्ती एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका हो जाएगा तनक़ीदी सोच के लिए ये सारे कंपोनेंट्स या फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। तो डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, खुद मरकूज़ियत का मतलब क्या है। सेल्फ सेंटर्ड, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सेल्फ सेंटर्ड। इसका मतलब क्या हुआ है, अपने नज़रिए से देखना, यानी टू सी अकॉर्डिंग द सेल्फ थिंकिंग, अपने नज़रिए ही से देखना। बी दूसरे के नज़रिए से देखना, टू सी विद अनदर थिंकिंग्स, किसी दूसरे के नज़रिए से देखना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ख़ुद मरकूज़ियत का मतलब है, यानी आप लफ्ज़ पे गौर करेंगे, ख़ुद मरकूज़ियत कोई भी चीज़ हो उसे अपने ही ऊपर ढाल लेना। गोया कि ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, या जो मेरे समाज में हो रहा है वही सही है, जो मेरे सोसाइटी में चल रहा है वही सही है, तो वो इंसान सिर्फ एक चीज़ को अपने ही नज़रिए से देखता है। तो अपने नज़रिए से जो देखे उसे कहते हैं खुद मरकूज़ियत। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ज़हानत का मतलब क्या है, 6 नंबर पे देखते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो है ये में है, जैसे वालिदैन होते हैं वैसे उनकी औलाद होती है। ज़हीन माँ बाप के बच्चे कुंद ज़हीन होते हैं। और सी आयक़ी औसत के ऊपर होते हैं। तो ज़हीन का मतलब आयक़ी औसत के, जो इंटेलिजेंस कोशेंट के ऊपर, औसत से ऊपर होते हैं, उसे हम ज़हानत कहते हैं। तो ये वरना एक तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल को हम ज़हीन नहीं मानते, लेकिन आयक़ी औसत के ऊपर जो होते हैं उन्हें हम ज़हानत से मौसूम करते हैं, या ज़हानत के जानिब उन्हें डेडिकेट करते हैं। तो ये सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फार्मूला के बेस पे आप निकाल के देख लीजिएगा। 7 नंबर पर देखते हैं, कौन सा मरहला को इनकलाबी मरहला कहा जाता है। एक शेरखारगी, इन्फेंट होता है, बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, और एक उनफान शबाब, एक बलूगत। तो एडल्टहुड को हम बलूगत कहते हैं, लेकिन इन्फान शबाब, एडोलसेंस जो है, ये आपका है इनकलाबी मरहला कहा जाता है। इसमें इंसान का खून काफ़ी गर्म होता है, और ये उनफान शबाब जो है आपका इनकलाबी मरहले वाला दौर हो जाएगा। तो ये सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, कसीरुल अवामिल नज़रिए का नज़रिया किसने दिया। यूँ कह लीजिए कि मल्टी फैक्टर थ्योरी का नज़रिया किसने दिया। हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टर। इसको इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं हम। आपके ऑप्शन एम ए फ्रायड, बी थॉर्नडाइक, सी कोहलबर्ग और डी पियाजे। तो टू फैक्टर थ्योरी आपका स्पेयरमैन दिया था, और मल्टी फैक्टर जो दिया था ई एल थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे जो ये है ई एल थॉर्नडाइक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि टू की मतलब कसीरुल अवामिल नज़रिया जो ये ई एल थॉर्नडाइक के माध्यम से दिया गया है। 2 अवामिल नज़रिया किसने दिया, तो 2 अवामिल नज़रिया जो आपका है वो दिया आपका है स्पेयरमैन। इसमें 2 अवामिल नज़रिया को क्यों कहा गया इसको, इसलिए कि इसमें एक जी और एस के माध्यम से इसको डिफ़ाइन किया गया है। जैसे जी फॉर जनरल और एस फॉर स्पेसिफिक। ये इंटेलिजेंस की टाइप से कि जनरल इंटेलिजेंस तो हर किसी के अंदर होता है, या जनरल फैक्टर हर किसी के अंदर होता है। स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ख़ास किस्म की सलाहियत या ज़हानत कुछ ख़ास के अंदर होती है। तो इसको 2 अवामिल का नज़रिया भी कहा जाता है, 2 फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, गिलफर्ड के नज़रिए का क्या नाम है। 3 जहती नज़रिया, 2 जहती नज़रिया, 1 जहती नज़रिया, इनमें से सभी। तो गिलफर्ड के नज़रिया का जो नाम है वो आपका 3 जहती नज़रिया है। गिलफर्ड ने अपने थ्योरी का नाम 3 जहती नज़रिया रखा, जैसा कि उसने इसको डिफ़ाइन किया, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। तो ये आपका ये जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि मौलाना आज़ाद से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह मौलाना आज़ाद के बीएड से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।